नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो टॉप 35 एमसीक्यूज की क्लास है। इसमें बेसिकली आपको 10 से 12 क्वेश्चन सामाजिक अंकेक्षण के मिलेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा। हम उस क्वेश्चन के थ्रू पूरी धाराओं को और पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन काफी बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों, ये जो सीरीज है आप लोग काफी अच्छा रिस्पांस है, ऐसे ही अपना प्यार और रिस्पांस बनाए रखिए और जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे है, आपको कैसे लग रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इस पे डिस्कशन कितना होगा आप ये देखिएगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? आपको पता है ग्राम सभा की बैठक होती है, साल में 6 बैठक होती है, विशेष बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? तो ग्राम सभा की बैठक का गणपूर्ति देख लेते हो सामान्य क्षेत्र में। कहा? सामान्य क्षेत्र में। ठीक है सर, आप बार बार बताते हो, बार बार बताने से रिवाइज होता है जी। सामान्य क्षेत्र में, है ना? कुल सदस्यों का 1/10 जिसमें 1/3 महिला होगी। अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्यों का 1/3 जिसमें 1/3 महिला होगी, है ना? गणपूर्ति पूरा करने का उत्तरदायित्व तो किसका है? पूरी ग्राम सभा के लिए सरपंच का, वार्ड के लिए पंच का। गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा? बैठक स्थगित हो जाएगी। क्या होगा मेरे दोस्तों? युद्ध वीरो रणबांकुरो, मेरे सिपल सहारो इक्तेदारों, बैठक स्थगित हो जाएगी। ठीक है, और किसी दूसरे दिन बैठक होगी और जब वो स्थगित वाली बैठक दूसरे दिन होगी तो उस दिन कोई भी नए विषय पर चर्चा नहीं किया जाएगा, बजट पर चर्चा नहीं किया जाएगा, पुराने विषय पर ही चर्चा किया जाएगा। और जब स्थगित बैठक हो रही होगी तो उसमें गणपूर्ति नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता दूं, ग्राम सभा में गणपूर्ति उत्तर करने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? सरपंच का। अगर सरपंच पहले 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं कर पाएगा तो उसको नोटिस देंगे, फिर 2 बैठक में और समय देंगे। दो बैठक में भी गणपूर्ति नहीं किया तो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्वेश्चन एक है, डिस्कशन कितना हो गया? यही है पढ़ने का तरीका, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? आपको पता है ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव का आदमी। गांव का आदमी सभी गांव के आदमी नहीं होते। आदमी मतलब आदमी औरत दोनों, सभी गांव के लोग नहीं होते। वो लोग जिनका उस गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। अब मान लो आपका उस गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, वहां के विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो भी आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए। तो ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने की अर्हता रखता हो, वो भी क्या होगा? ग्राम सभा का सदस्य होगा। ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारी इंपॉर्टेंट, भारी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है, चलिए तो भैया त्रिस्तरीय पंचायती राज है अनुच्छेद 243। कहां से चालू होता है? अनुच्छेद 243 से। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक 16 अनुच्छेद है। ठीक है, 16 अनुच्छेद है इसमें, है ना? उसके बाद 16 अनुच्छेद है। ठीक, 243 से चालू हुआ है, 243 ए से ओ तक। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन, बिल्डअप, है ना? गठन। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या है जी? अनुच्छेद 50। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये बता दिए पूरा अनुच्छेद। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान 243 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ निम्न में से क्या निर्माण किया जाना आवश्यक है? जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना, बनाओगे तो आपको उसके साथ क्या बनाना आवश्यक है?
बताइए भाई, कमेंट करके बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए फटाक से। क्या बनाना आवश्यक है दोस्तों? उसके साथ बनाना आवश्यक है स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा, धुआं रहित किचन, स्वच्छ स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित किचन। इसीलिए पहले 20 वर्ग मीटर में बनता था, पहले मिनिमम जगह था 20 वर्ग मीटर, ये दोनों बनाना है इसलिए अब कितने में बनता है? मिनिमम 25 वर्ग मीटर। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिनिमम जगह पूछ देगा तो लगाना 25 वर्ग मीटर। ठीक है। स्वच्छता, स्वच्छता अभियान के तहत सुलभ शौचालय स्वच्छ शौचालय बनाया जाएगा और उज्ज्वला योजना के तहत धुआं रहित क्या बनाया जाएगा? किचन बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए। देखिए सभी योजना एक दूसरे को साथ लेके चलती है। घर बना रहे हो तो जो बाथरूम बन रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बन रहा है, किचन धुआं रहित बनाना है तो वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बन रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन ए, चौथा का। ठीक है, बढ़िया डिस्कशन दोस्तों। मिनिमम जगह कितनी है? 25 वर्ग मीटर। चलिए ये पंचायती राज की सूची है, 4 अनुसूची है, 4 अनुसूची है और चारों अनुसूची में क्या क्या दिया गया है वो बता रहा है। आपकी ये धाराएं कौन सी अनुसूची में है वो बता रहा है। तो सबसे पहले अनुसूची 1, अनुसूची 1 में धारा 77 की उपधारा 1 है। अनुसूची 1 में क्या है? धारा 77 की उपधारा 1 है। और धारा 77 की उपधारा में 1 में क्या है पता है आपको? मैं सब्जेक्ट भी बता देता हूं। धारा 77 की उपधारा 1 में है ना, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के क्या? अनिवार्य कर, है ना, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर की यहां पे उल्लेख किया गया है। कौन सा अनिवार्य कर लगेगा? अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में क्या है? धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 2 धारा 77 की उपधारा 2, इसमें क्या है? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के वैकल्पिक कर, है ना, जो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक ऑप्शनल कर दिए हुए हैं। ठीक है, वैकल्पिक कर दिए गए हैं। ठीक, 77 की उपधारा 1 में अनिवार्य कर, 77 की उपधारा 2 में वैकल्पिक कर, ये अनुसूची 1 में, ये अनुसूची 2 में। धारा 3, धारा 3 में दिया गया है क्या? अनुसूची 3, अनुसूची 3 में दिया गया धारा 80, अनुसूची 3 में दिया गया है धारा 80। धारा 80 में है ना, धारा 80 में क्या दिया गया है? पंचायत द्वारा लगने वाले अन्य फीस, अगर कोई अन्य फीस ले रहे हो, अन्य शुल्क ले रहे हो, तो वो अन्य फीस का उल्लेख यहां पे किया गया है। और उसके बाद अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1 में, इसमें 29 विषयों का, पंचायती राज के 29 विषय का उल्लेख है। देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त यहाँ पे पढ़ाई हो गई, है ना। अनुसूची 1 में धारा 77 की उपधारा 1, तो उसमें अनिवार्य कर है। अनिवार्य कर क्या है? MBL4। ठीक है, तो उसके बाद अनुसूची 2, अनुसूची 2 में धारा 77 की उपधारा 2 है, इसमें वैकल्पिक कर, जब मन करेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अनुसूची 3 में धारा 80 है, 80 में क्या है? अगर कोई अन्य फीस ले रहे हैं वो। अनुसूची 4 में क्या है? धारा 53 है, उसमें 29 विषय जिस पर पंचायती राज काम करेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी सही है, उल्टा है, ए का दूसरा, ठीक है, बी का तीसरा, ठीक है, सी का पहला, ठीक है, डी का चौथा। हाँ, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बढ़िया चल रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? आपको पता है ये ग्रामीण विकास के लिए है, तो कौन सा मंत्रालय होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। ठीक है, NRLM का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। कब बदला गया? 29 मार्च 2016 को बदला गया। और यही दीनदयाल अंत्योदय योजना हमारे यहाँ किस नाम से चलता है? बिहान नाम से चलता है। किस नाम से चलता है? बिहान। बिहान का मतलब होता है नया सवेरा। कब से? 1 अप्रैल 2013 से लागू है। कब से लागू है? 1 अप्रैल 2013। शायद पुराने किसी वीडियो में मैंने कुछ गलत पढ़ाया होगा, तो ये है 1 अप्रैल 2013। देखिए पुराना कमेंट भी मेरे को याद है कि जो आप किए हो, तो धीरे धीरे अपन सब चीजों को ठीक करते रह रहे हैं। और आप ये सीरीज जरूर देखिएगा और सुधार कीजिएगा। देखिए सबसे पहले चला SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 2000 में उसको अपडेट कर दिए, क्या बोले? NRLM।
एनआरएलएम का नाम बदल के मोदी जी क्या कर दिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। और यही दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हमारे बिहान नाम से चलती है। बिहान नाम से कब चलती है, 1 अप्रैल 2013 से चल रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रति व्यक्ति दी जाने वाली ऋण की सीमा कितनी है। अगर आप स्वयं सहायता समूह के थ्रू कुछ कार्य कर रहे हो तो प्रति व्यक्ति ऋण सीमा आपकी है 1 लाख रुपए। प्रति व्यक्ति ऋण सीमा है 1 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए भैया, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे ग्राम संगठन हो, चाहे संकुल स्तरीय संगठन हो, सबको वित्तीय सहायता मिलती है। किससे, सरकार से, इस योजना से, एनआरएलएम से। एनआरएलएम में आंशिक रूप से निवेश कौन करता है, विश्व बैंक करता है। सोचो तो भैया, स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, अगर ये मान लो प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराई जाती है, कुछ फंड उपलब्ध कराया जाए, जैसे आरएफ रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड कितना मिलता है, मिनिमम 10,000 रुपए, अधिकतम 15,000 रुपए। किनको मिलेगा, 3 माह पुराने समूह को जो पंचसूत्रों का पालन कर रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, अपने ही सदस्यों को ऋण देंगे और वापस लेंगे, ब्याज कमाएंगे। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, संस्था बड़ा होते जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपका बैंक लिंकेज है, समूह 6 माह पुराना है और बैंक लिंकेज है, तो आपको लोन भी मिलेगा। ठीक है, लोन भी मिलेगा, 3 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाता है, और भी मिलता है, और ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है। तो स्वयं सहायता समूह को क्या मिलता है, प्रारंभिक राशि मिलती है, लोन भी मिलता है, और यही 2 चीजें मिलती है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता। अनुदान कहां मिलेगा, ब्याज पटाने में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ये ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, इसको मैं आज क्लियर कर देता हूं। एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में कितने प्रतिशत बीपीएल परिवार होने चाहिए। जब आप स्वयं सहायता समूह बना रहे हो तो मिनिमम बीपीएल परिवार के कितने सदस्य होने चाहिए, सामान्य स्थिति में होने चाहिए बीपीएल परिवार के 80% सदस्य। अगर कुछ विशेष परिस्थिति है तो 70% सदस्य भी होने से चलेगा, है ना। तो यहाँ सामान्य में बोल रहा है, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ हम लगाएंगे ऑप्शन सी, 70% सदस्य। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वयं सहायता समूह में 80% सदस्य बीपीएल परिवार और उसके नीचे होने चाहिए। एक बीपीएल परिवार से कम एक महिला होनी चाहिए। परिवार में भी गरीब से अति गरीब परिवार को खोजना है, और समूह में 80% महिलाएं बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। अगर मान लो नहीं मिल रही है तो 70% महिलाएं भी होंगी तो चलेगा विशेष परिस्थिति में। ठीक है, और जब आप समूह गठन करोगे तो कितना, 50% महिला होनी चाहिए बीपीएल परिवार की। ठीक है, 15% क्या होना चाहिए, अल्पसंख्यक होने चाहिए, और 3% क्या होने चाहिए, दिव्यांग होने चाहिए। ठीक है, आपको कई बार यहाँ पे 50% अनुसूचित जाति जनजाति भी मिल जाएगा, तो यहां होगा ऑप्शन सी, 70%। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस योजना के विस्तार के रूप में लागू किया गया है। आपको पता है कि भैया पहले चलता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये कब तक चला, ये चला 3 जून तक। 3 जून को क्या लागू हो गया, 3 जून को एनआरएलएम लागू हो गया। ठीक है, एनआरएलएम, और इसको स्वीकृति कब मिली थी, 9 दिसंबर 2010 को मिली थी, है ना, राधा कृष्णन समिति की अनुशंसा पे। तो भैया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही अपडेट वर्जन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आपको पता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 6 उप योजना चलती थी। क्या चलती थी, 6 उप योजना। ठीक है, तो ये हो गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बनाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। सफल कब हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन होगा सी। देखो दोस्तों, क्या फटाफट रिवीजन हो रहा है, यही क्वालिटी है हमारी इस सीरीज की। आप पढ़ो और रिवीजन करो। अब आ गया आरटीआई, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। अभिलेख की परिभाषा में क्या शामिल है, कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल। हाँ, कोई भी फाइल जो पांडुलिपि हो, दस्तावेज हो, कागज हो, वो शामिल है। कोई भी दस्तावेज, माइक्रोफिल्म, ऑडियो, वीडियो, ये भी शामिल है। कंप्यूटर में रखी गई कोई भी जानकारी, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, ईमेल हो, ज्ञापन हो, वो भी शामिल है। तो अभिलेख के अंतर्गत ये सभी चीजें आते हैं, अभिलेख के अंतर्गत सभी सी चीजें आएंगी। और आजकल जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे ईमेल, ज्ञापन, है ना, आपका वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कोई भी फाइल हो, सब किस में आएंगी, सूचना में, है ना। और यही सूचना को क्या किया जाएगा, आपको आरटीआई के तहत दिया जाएगा। अब आरटीआई के तहत सूचना की परिभाषा कौन से धारा में दी गई है,
आरटीआई के तहत सूचना की परिभाषा कौन से धारा में दी गई है, बताइए जी। सूचना की परिभाषा दी है धारा 2F में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होता तो वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता तो वह कितनों दिनों के भीतर प्रथम अपील करता है। अगर आप सबसे पहले आरटीआई लगाते हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आपको सूचना प्रदान करना है। अगर 30 दिनों के भीतर आपको सूचना प्रदान नहीं किया जाएगा तो आप पहली अपील करोगे। पहली अपील किसके समक्ष करोगे? जो सूचना आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, वहां पे उस संस्था में जो सूचना प्रदाता सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहेगा, सूचना अधिकारी के पास आप क्या करोगे? अपील करोगे, ठीक है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, ठीक है। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर करनी है ना। तो यहां क्या होगा? प्रथम अपील 30 दिन के भीतर। आपको जवाब कितने दिन में मिलेगा? 30 दिन में। सामान्य परिस्थिति में 30 दिन में जवाब मिलेगा, और अगर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो 45 दिन के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। 45 दिन से ज्यादा समय नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए प्रथम अपील याद रखिए कि सूचना अधिकारी को ही किया जाएगा, प्रथम अपील, ठीक है। और अपील कौन सी धारा के अंतर्गत करते हैं? आरटीआई की कौन सी धारा के अंतर्गत अपील करते हैं? अपील का पूरा प्रावधान है धारा 19, जिसमें प्रथम अपील धारा 19(1) के तहत करते हैं। प्रथम अपील धारा 19(1) के तहत। और द्वितीय अपील या तो राज्य सूचना आयुक्त को की जाएगी या केंद्रीय सूचना आयोग को। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 19(3) के अंतर्गत। देखो दोस्तों, पूरा उपधारा के साथ पढ़ा रहा हूं, गलत कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। धारा 19 के तहत अपील का पूरा प्रावधान है। प्रथम अपील 19(1) में, द्वितीय अपील 19(3) में की जाएगी, ठीक है। चलिए प्रथम अपील सूचना अधिकारी के पास, द्वितीय अपील किसके पास की जाएगी? द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त के पास की जाएगी, ठीक है। द्वितीय अपील कितने दिन के भीतर की जाती है? 90 दिन के भीतर। चलो आगे बढ़ लेते हैं, काफी बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। प्रथम अपील प्राधिकारी विशेष मामलों में अपील प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर जवाब देगा? विशेष मामलों में बोल रहा है, विशेष मामलों में कितने दिन के भीतर जवाब देगा, ठीक है। विशेष मामलों में भी देखिए, इसमें यह प्रावधान है कि 30 दिन के भीतर जवाब देना है, 30 दिन के भीतर जवाब देना है, ठीक है। अगर कुछ विशेष मामला है, कुछ हो जा रहा है, तो आप 45 दिन तक का समय ले सकते हो, ठीक है। पर 45 दिन से अधिक समय आप नहीं ले सकते, ठीक है। किसी भी स्थिति में 45 दिन से अधिक समय नहीं ले सकते। और यह अपील की समय सीमा धारा 19(6) में दी गई है। तो यहां अपन ले लेते हैं, क्या जल्दी लेना है? तो धारा 30 दिन में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। गलत को खोजना है, ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बिल्कुल सही। फिर आप बोलोगे सर 3 वर्ष बोल रहे, वहां 5 वर्ष। भैया 2019 में 5 वर्ष शब्द हटा दिया गया है, वहां लिखा गया है जो केंद्र सरकार अवधारित करे। सामान्यतः हम 3 साल ही ले रहे हैं, ठीक है। और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, हाँ ये सही है ना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष नहीं भैया, 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। हाँ, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। कौन सी धारा के तहत शपथ लेगा? धारा 16(3) के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा, धारा 16(3) के तहत। और त्याग पत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को, धारा 16(4) के तहत, ठीक है। राज्यपाल को त्याग पत्र देगा 16(4) के तहत, ठीक। केंद्रीय सूचना आयोग 2 होता है, एक केंद्रीय सूचना आयोग कौन सा? धारा 12 से कितने? 12, 13, 14 तक रहेगा। और राज्य सूचना आयोग है ना, कितना? 15 से 17 तक रहेगा, ठीक है। तो वही चीज अपन पढ़ रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12, राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त और अन्य आयुक्त का जो पदावधि कार्यकाल है धारा 13, राज्य सूचना आयुक्त के अधिकारी और पदाधिकारियों का कार्यकाल धारा 16। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के लोगों को हटाना धारा 14, राज्य सूचना आयोग के लोगों को हटाना धारा 17। देखो पूरा लाइन से बता रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें से गलत क्या है? ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। यहां 65 वर्ष होता,
ठीक है। त्याग पत्र है 16-13 में और शपथ है 16-13 में और त्याग पत्र है 16-14 में। शपथ तो 16-13 में, त्याग पत्र 16-14 में। और धारा 17 द्वारा, धारा 17 में क्या है? धारा 17 में राष्ट्रपति द्वारा हटाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, ग्रामोद्योग बांस शिल्प केंद्र किस स्थान पर संचालित है? ये पीएससी का क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे यहाँ बांस शिल्प केंद्र जगदलपुर में संचालित है, जहां बांस से कलाकृति बनाई जाती, बांस से आकृति बनाई जाती। किसके अंतर्गत आता है? वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रामोद्योग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विक्रय भंडार, है ना, विक्रय भंडार, गोदाम, विक्रय भंडार कहां पे नहीं है? 3 जगह विक्रय भंडार है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। दुर्ग में कोई विक्रय भंडार नहीं है। ऑप्शन ए, दुर्ग में कोई विक्रय भंडार नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग का उत्पादन केंद्र कितने जगह है? उत्पादन केंद्र 9 जगह है। विक्रय भंडार कितने जगह है? विक्रय भंडार कितने जगह है? 3 जगह, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। ठीक है, और ये किसके द्वारा बेचते हैं? सबरी एम्पोरियम। देखे हो ना, सबरी एम्पोरियम रायपुर में है, मॉल के सामने, सिटी सेंटर मॉल है, कौन सा मॉल है नहीं पता मेरे को, वहां सबरी एम्पोरियम है। और कहीं मेला वेला लगता होगा तो देखना, बड़ी सी एक बस आती हरे कलर की, सबरी एम्पोरियम, उसी में ग्रामो उद्योग के पूरे शिल्प बिकते हैं भैया। ठीक है, उत्पादन केंद्र 9 जगह, विक्रय भंडार 3 जगह। ऑप्शन ए दुर्ग में नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य, मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कई बार पूछा है। मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। 23-24 के लिए पूछ रहा है, केवल 23-24 के लिए। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था उसमें जो मैंने धान का उत्पादन बताया था 23-24 के लिए ही था, जो तेलंगाना था। वैसे सामान्य रूप से देखोगे तो भारत में सबसे ज्यादा धान उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि धान उपजाने वाली भूमि बीच में है और चारों तरफ पहाड़ है, तो कटोरे जैसी आकृति है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ ज्यादा धान होता है, उसलिए नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में मक्का उत्पादन में कर्नाटक राज्य बहुत फेमस है, प्रथम है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य, सोयाबीन में सीधा आंख मार के, आंख बंद करके लगा देना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। ठीक है, जो सोयाबीन का बढ़िया आता है ना, न्यूट्रिला, वही सोयाबीन कहां की फसल है? चीन की फसल है। 80 के दशक में भारत आई है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। ठीक है, सबसे ज्यादा शेर यही है, टाइगर स्टेट, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान यही है। जंगल है ना, क्या सतपुड़ा के घने जंगल, उंगते अनमने जंगल, विंध्याचल के जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 30% भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक, यहां तक हो गया दोस्तों। हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक भर्ती, और एक क्या आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी क्लास आयोजित की जा रही है, चलाई जा रही है। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं क्लास के संबंध में, क्लास लेना चाहते हैं, तो संस्था के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास के साथ। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, कैसी लग रही है ये सीरीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए सर ये सब क्वेश्चन क्यों करा रहे हो भैया? कृषि के अंतर्गत पूछ दिया तो क्या कर लोगे? ठीक है, पूछने वाला कुछ भी पूछ देता है, पर यह है पढ़ाई ऐसी रखनी है कि जो तेरे को पता है वो तो मेरे को पता है ही, लेकिन जो तेरे को नहीं पता है वो भी मेरे को पता है, तब लगेगा जॉब। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश सोया स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल दलहन उत्पादन में, दाल उत्पादन में, है ना, 2023-24 में सबसे अग्रणी राज्य, नॉर्मल भी सबसे अग्रणी राज्य दाल उत्पादन में कौन है? आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, सोयाबीन, दाल, ये दोनों उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ठीक है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आगे आप लोग को पता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये है शिमला में। ठीक है, ये है शिमला में। भारतीय लोग 2 चीजों के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, एक पानी और दूसरा आलू, है ना। जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो आलू। ठीक है, तो अपन खाते ही हैं, सब चीज में आलू डाल लो। आलू ऐसा है जो कहीं भी फिट हो जाता है, चलता पुर्जा है। इसकी भी एक कहानी है
ये आलू अनुसंधान संस्थान पहले कहां बना था? ये पहले बना था 1949 में इसकी स्थापना हुई। 1949 में इसकी स्थापना हुई पटना में। कहां हुई? पटना में। लेकिन बाद में 1956 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? शिमला में, है ना? कहां? शिमला में। और सबसे ज्यादा हमारे यहां क्या आलू कहां खाया जाता है? बिहार में ही। जब तक रहेगा क्या समोसे में आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू, ऐसा ही कहावत चलता था। ठीक है, तो भैया 1949 में पटना में था ये अनुसंधान संस्थान, वहीं बना। 56 में इसको शिमला स्थानांतरित कर दिए। ठीक है, और ये संस्थान किसके? आलू के विकास और नए नए जनरेशन, नए नए ब्रीड पैदा करने के लिए अनुसंधान करती है। और ये किसके अंतर्गत आती है? आईसीएआर के अंतर्गत। आईसीएआर, आईसीएआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आती है ना? मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, किसकी? आईसीएआर की। आलू अनुसंधान की स्थापना 49 में हुई पटना में, स्थानांतरित किया गया 56 में शिमला में। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। ये तो पूछता ही है भैया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना के संबंध में कहां पे शोध किया जा रहा है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है लखनऊ में, है ना? लखनऊ में। ठीक है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसका काम क्या है? गन्ने की नई नई प्रजातियों को विकसित करना, गन्ना किसानों को तकनीकों से अवगत कराना, चीनी के विकास के लिए काम करना। ठीक है, चलिए, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। मैंने पहले ही कहा था पूरे अनुसंधान संस्थान हमको पढ़ने हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन आया है। प्रोजेक्ट उन्नति, मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट उन्नति। ठीक है, चलिए, मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट उन्नति, है ना? मनरेगा इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको कहानी बता देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। ठीक, देखिए हमारे यहाँ मनरेगा में किनको रोजगार मिलता है? अकुशल श्रमिक को, जो स्किल्ड नहीं है। अब उनको 100 दिन का रोजगार देंगे। कितने साल तक ऐसी रोजगार देंगे? तो उनको क्या है, स्किल्ड बनाने के लिए, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उन्हीं को स्किल्ड बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट उन्नति। और एक क्या चलता है? प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। दोनों में जो अकुशल श्रमिक है उसको कुशल बनाते हैं। ठीक है, जो आदमी मनरेगा में 100 दिन काम कर चुका है उसको प्रोजेक्ट उन्नति के तहत लिया जाएगा। उसको कोई एक स्किल सिखाया जाएगा, उसके पसंद का कोई एक स्किल सिखाया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना? वो काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब तक उसको प्रशिक्षण प्राप्त रहेगा तो उसको प्रतिदिन मजदूरी भी दी जाएगी। मजदूरी देने के बाद वो क्या करेगा? लोन लेके अपना व्यापार चालू करेगा, स्वरोजगार चालू करेगा। अब वो आदमी क्या हो गया? स्किल्ड हो गया। तो अब उसको मनरेगा में काम मिलेगा क्या? अब उसको मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। वो 12 महीना अपना व्यापार चलेगा और 12 महीना पैसा कमाएगा। ये है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उन्नति कब से प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट उन्नति प्रारंभ किया गया 2018-19 से। बिल्कुल सही, 18-19 से प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत 75 दिन या उससे अधिक कार्य कर चुके परिवार के हितग्राही को इस योजना में शामिल किया जाएगा। नहीं भैया, 75 दिन नहीं, 100 दिन। 100 दिन या उससे अधिक काम करने वाले मनरेगा मजदूर को, जिसका उसका नाम जॉब कार्ड में होना चाहिए, सक्रिय मजदूर होना चाहिए वो, है ना? अभी लेटेस्ट काम करते रहना चाहिए। उसी को प्रोजेक्ट उन्नति में लेके स्किल्ड किया जाएगा, है ना? प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत मनरेगा में अकुशल श्रमिक को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर क्या बनाया जाता है? कुशल श्रमिक बनाया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान हितग्राही को अकुशल श्रमिक की दर से, अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान कहां होता है? मनरेगा में होता है। 2025-26 के लिए 261 रुपए, उसके पहले 243 रुपए, उसके पहले 221 रुपए। सही बोला हूं तो बताओ, या कुछ गलती होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान अकुशल श्रमिक दर, मतलब आपको ट्रेनिंग देंगे तो क्या देंगे? वेतन भी देंगे। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट उन्नति में 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन हमने नवंबर 2024 तक कितने? 2765 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया है, मतलब अपने लक्ष्य से आगे काम किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सही है? 2 को छोड़ के बाकी पूरे सही है। 2 को छोड़ के बाकी पूरे सही है। ये हितग्राही वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24-25 में 2000 को प्रशिक्षण देना था, नवंबर 2024 तक हमने 2765 लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करके दे के उनको कुशल मजदूर बना दिया गया। अब उनको मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? सत्य कथन की पहचान करिए।
तो कथन 1, 3, 4, 5, 6 सत्य है, केवल 2 गलत है। 2 में 75 दिन लिखा है जबकि होना चाहिए 100 दिन। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपका सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण से बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं और ये छूटना नहीं चाहिए। आपको पता है कि सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 15 धाराएं हैं। सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 15 धाराएं हैं। ठीक है। अब सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 किस तारीख को लागू हुआ? है ना। सामाजिक अंकेक्षण के लिए हमने एक नियम बनाया, वो नियम का नाम है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015। तो 15 लिखा है मतलब 15 में ही होगा। तो ये 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 10 नवंबर 2015 को। और इसी दिन किसमें? गजट में। इसी दिन ये गजट में भी प्रकाशित हुआ। ठीक है, गजट में भी प्रकाशित हुआ। ठीक है। चलिए तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कब लागू हुआ है? 10 नवंबर 2015 को। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन आधार दिया गया है? किस धारा में? ठीक है, तो इसकी धारा देख लो, है ना। धारा 1 में क्या रहेगा? धारा 1 में रहेगा संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम और क्या? विस्तार। कहां लागू होगा? क्या नाम है? तो नाम तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 15 है, विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में। धारा 1। धारा 2 में सभी शब्दों की परिभाषा दी गई है। धारा 2 में सभी शब्दों की क्या दी गई है? परिभाषा। जैसे मान लो क्लस्टर बोला तो क्लस्टर का अर्थ क्या होगा? उसकी परिभाषा। तो धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है, तो पूरी परिभाषा। अब धारा 3 में क्या दिया गया है? धारा 3 में दिया गया है सामाजिक लेखा परीक्षण संसाधन आधार, है ना। सामाजिक लेखा परीक्षण संसाधन आधार धारा 3 में दिया गया है, संसाधन आधार। ठीक है, संसाधन आधार क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो संसाधन आधार मतलब भैया वो संसाधन जिसके द्वारा आप क्या करोगे? सामाजिक अंकेक्षण करोगे। सामाजिक अंकेक्षण में उपयोग होने वाली पूरी सुविधा, क्या क्या सुविधा चाहिए इन लोग को? किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को क्या क्या सुविधा चाहिए सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए? क्या क्या संसाधन, दैट्स कॉल्ड बेस्ट वर्ड है, क्या क्या संसाधन चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए? क्या रिसोर्सेस चाहिए उसके बारे में कहा गया है धारा 3 में। किसमें कहा गया है? धारा 3 में। अंकेक्षण के लिए प्रयोग करने वाले सभी संसाधन जैसे डॉक्यूमेंट, ये वो दुनियादारी, ये सब किसमें है? धारा 3 में है। ठीक है, और ये पूरे संसाधन कौन प्रोवाइड कराएगा? सामाजिक अंकेक्षण इकाई। दो चीजें होती है, सामाजिक अंकेक्षण दल जो सामाजिक अंकेक्षण जाके करेगा, उससे ऊपर उसकी मॉनिटरिंग संस्था सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो रायपुर में बैठी है और वो पूरा मैनेजमेंट करेगी। ऐसे ही ठीक है, दो चीजें है, एक सामाजिक अंकेक्षण नियम जो 10 नवंबर 2015 को बना है, एक बना है सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो सितंबर 2013 को बना है। ये अलग अलग चीजें हैं। दल मतलब वो लोग जो अंकेक्षण कर रहे हैं, इकाई मतलब वो संस्था जो अंकेक्षण करवा रही है और पूरे संसाधन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो भैया धारा 3 में वो संसाधन की बात की गई है जो अंकेक्षण के समय सामाजिक अंकेक्षण दल को दिया जाएगा। देगा कौन? सामाजिक अंकेक्षण स्थायी। ऑप्शन बी धारा 3। ठीक है, धारा 3 तक हो गया भैया। राज्य के सभी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु कौन उत्तरदायी होगा? है ना, सुविधा प्रदान, सामाजिक अंकेक्षण के लिए सुविधा कौन देगा? सामाजिक अंकेक्षण तो सामाजिक अंकेक्षण दल करेगा, लेकिन उसको सुविधा कौन देगा? सामाजिक अंकेक्षण इकाई, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई सुविधा देगी। ठीक है, और इसी छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इस इकाई में 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। काफी अच्छा रिवीजन होगा। सोशल ऑडिट बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर अच्छे से पढ़ोगे इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई बोल रहा है। इकाई मतलब वो संस्था जो पूरा अंकेक्षण करवाएगी और दल मतलब वो संस्था जो अंकेक्षण करेगी। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया सितंबर 2013 में। सितंबर 2013 में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे?
अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, ठीक है। कुल सदस्य कितने होंगे इसमें? कुल सदस्य होंगे 11, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या है? संस्था कैसी है? ये संस्था है, ये कौन सी? सोसाइटी है ये, ठीक है। कौन क्या है ये? सोसाइटी, सोसाइटी है। और कौन सी संस्था है ये आपका स्वशासी संस्था है, स्वशासी ऑटोनॉमस बॉडी है भैया ये, है ना। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन सितंबर 2003 में हुआ। अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव। कुल सदस्य होंगे 11, कौन कौन होंगे वो भी बताएंगे आपको। संस्था कैसी है? सोसाइटी है। ये जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई है ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के अनुसार पंजीकृत है, ठीक है। ये जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई है ये छत्तीसगढ़ में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के अनुसार पंजीकृत क्या है? स्वशासी संस्था, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। और इसका पंजीयन कब हुआ है? माह फरवरी 2014 में इसका पंजीकरण हुआ है। सितंबर में बना है, 2014 में इसका पंजीकरण हुआ है। इस संस्था के बारे में पूरी जानकारी आ गई। कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं है। पूछ दिया छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब? सितंबर 2013 में। अध्यक्ष कौन? मुख्य सचिव। सदस्य कितने? 11। कैसी बॉडी है? सोसाइटी है और ऑटोनॉमस बॉडी है। पंजीकरण कब हुआ है? फरवरी माह 2014 में। कौन सी धारा? छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 1973 के द्वारा। चलिए ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? बाय डिफॉल्ट कौन होता है? मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी आईएएस आईपीएस सरकारी नौकरी वाले हैं उसमें सबसे बड़ी नौकरी होती है मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन। इसको पूरी सरकार की बातें पता रहती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? अब देखिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई में कौन शामिल होता है, पहले देख लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, जिसको ऑडिटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जिनको ऑडिटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान हो, है ना, ऑडिटिंग विशेषज्ञ वो होंगे। दूसरे कौन होंगे? शिक्षाविद, है ना, जो शिक्षा के ज्ञाता हो, कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी, शिक्षाविद लोग रहेंगे। और कौन होंगे? एनजीओ के प्रतिनिधि होंगे। एनजीओ मतलब गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था, है ना, गैर सरकार, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एनजीओ, ये गैर लाभकारी संस्था होती है, ठीक है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। एनजीओ के क्या होंगे? ये सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक सहायता के लिए एनजीओ बनते हैं। तो ये तीनों लोग, है ना, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद और एनजीओ के प्रतिनिधि, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ये तीनों की कुल संख्या कितनी होगी? 11। कौन नहीं शामिल होता? संकुल स्तरीय संगठन के प्रमुख इसमें नहीं रहते भैया, यही 3 लोग रहेंगे, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद और एनजीओ के प्रतिनिधि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन शामिल नहीं होता? संकुल स्तरीय संगठन के सदस्य शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य, मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य जिन्हें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको पता है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण करता है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होते हैं? गांव के लोग। तो गांव के लोगों को ही सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल किया जाता है। कैसे शामिल करते हैं पूरी कहानी बताता हूं। सामाजिक अंकेक्षण दल में गांव के लोगों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए पहले 32वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब 31वां करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण दल में कौन शामिल होते हैं, है ना? तो सामाजिक अंकेक्षण दल में वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण शामिल होगा, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण ये भी शामिल होगा, और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण ये भी शामिल होगा। सामाजिक अंकेक्षण दल को अंकेक्षण की प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो सबसे छोटा होता है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, ठीक है। ये कौन होता है? मनरेगा में काम करने वाला आदमी होता है, मनरेगा के जॉब कार्ड में इसका नाम होता है, ठीक है।
दूसरी योग्यता ये 12वीं पास होगा तभी। तीसरी योग्यता 18 से 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, है ना। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, ठीक है, इसका नाम मनरेगा के जॉब कार्ड में होना चाहिए। तो मतलब ये गांव का आदमी हो गया, ग्राम सभा का आदमी हो गया। दूसरा, 18 से 25 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। तीसरा, क्योंकि भैया छोटे लोगों को थोड़ी मनरेगा में काम मिलेगा, है ना। 18 से 25 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए और इसकी एजुकेशन किस लिए होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। यहां तक हो गया। और जब यही इस आदमी को प्रशिक्षण देके क्या बनाएंगे, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, ठीक है। और जब यही ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक 4 से 5 बार अंकेक्षण कर लेगा, 4 से 5 बार अंकेक्षण कर लेगा, तो इसको अनुभव आ जाएगा। तो जब ये अनुभव आ जाएगा तो ये प्रमोट होके कहां चल जाएगा, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण में। नियुक्ति कहां होगी, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण में। किसकी होगी, जिसका मनरेगा के जॉब कार्ड में नाम हो, 12वीं पास हो, 18 से 25 वर्ष हो। जब ये 4 से 5 अंकेक्षण कर लेगा तब इसको प्रमोट करके बना देंगे कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक। और जब कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक 4 से 5 अंकेक्षण कर लेगा तो इसको बना देंगे वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक। ऐसे प्रमोट होके आदमी ऊपर जाएगा, है ना। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक बनेगा कनिष्ठ, कनिष्ठ बनेगा वरिष्ठ। कब, अनुभव के आधार पर 4 से 5 अंकेक्षण करने के बाद। और ये जो दल है इसका कार्यकाल केवल 1 अंकेक्षण तक रहता है। अगर आपको अभी अंकेक्षण करना है तो इसी अंकेक्षण में ये दल वैलिड है, इसके बाद ये दल खत्म, फिर से नया दल बनता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो सामाजिक अंकेक्षण दल है, ये सामाजिक अंकेक्षण दल है, इसका गठन कौन करेगा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई करेगी। इकाई मतलब मुख्य सचिव वाला आदमी करेगा। सामाजिक अंकेक्षण दल का गठन कौन करेगा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, वही पूरे अंकेक्षण को चलाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं सामाजिक अंकेक्षण दल में। अब मनरेगा योजना में मजदूर परिवार के सदस्य जिन्हें ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण के लिए चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। भर्ती होगी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक के रूप में और वही प्रमोट होके कनिष्ठ और वरिष्ठ बनेगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। काफी बढ़िया डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में, 2015 की किस धारा में सामाजिक लेखा परीक्षा पूर्व परीक्षाएं दी गई है, किस धारा में दी गई है, धारा 4 में दी गई है। किसमें दी गई है, धारा 4 में दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, किसको, सामाजिक अंकेक्षक दल को। जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे किसको, सामाजिक अंकेक्षक दल को, ठीक है। धारा 4, धारा 1 क्या था जी, 4 तक पहुंच गए। एक क्या है, नाम विस्तार, हर अधिनियम का यही रहता है, धारा 1। धारा 2 क्या है जी, धारा 2 है परिभाषा, ठीक है। धारा 3 क्या है जी, धारा 3 है क्या, संसाधन देना, किसको, सामाजिक अंकेक्षण दल को। किस लिए संसाधन देना, अंकेक्षण करने के लिए। संसाधन कौन देगा, सामाजिक अंकेक्षक इकाई। अब धारा 4 आ गई। धारा 4 में कहा गया है क्या, लेखा परीक्षा पूर्व प्रेक्षाएं, सामाजिक लेखा परीक्षा पूर्व प्रेक्षाएं मतलब वो डॉक्यूमेंट जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना, किसको, सामाजिक अंकेक्षक दल को, है ना। सामाजिक अंकेक्षक दल को दस्तावेज प्रदान करना, क्या प्रदान करना, दस्तावेज और पूरे अकाउंट्स प्रदान करना, ठीक है। दस्तावेज और लेखा प्रदान करना जिससे वो सामाजिक अंकेक्षण कर सके। अब दस्तावेज कौन प्रदान करेगा, दस्तावेज प्रदान करेगा आपका जनपद पंचायत का सीईओ, जिसको कहा जाता है क्या, कार्यक्रम अधिकारी, जिसको कहा जाता है क्या, कार्यक्रम अधिकारी, है ना। सामाजिक अंकेक्षण दल में, सामाजिक अंकेक्षण दल को अंकेक्षण करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रदान किए जाएंगे,
वो प्रदान करेगा कार्यक्रम अधिकारी। कौन? कार्यक्रम अधिकारी। और ये बाय डिफॉल्ट कौन होता है? जनपद सीईओ। कौन होगा? जनपद सीईओ। ठीक है। धारा 4 समझ लीजिए, दस्तावेज प्रदान किया जाना किसके द्वारा? कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा। कार्यक्रम अधिकारी कौन? जनपद पंचायत सीईओ। दस्तावेज कब प्रदान किया जाएगा? सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के 7 दिन पहले। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। और ये इसका उत्तरदायित्व है 7 दिन पहले दस्तावेज प्रदान करना। नहीं किया तो इसमें कार्रवाई बैठ जाएगी। किसके ऊपर? कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर। क्या बैठ जाएगी? कार्यवाही बैठ जाएगी। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण दल को दस्तावेज प्रदान किया जाएगा। दस्तावेज प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका होगा? जनपद पंचायत सीईओ का, जिसको कार्यक्रम अधिकारी कहा जाएगा। ठीक है। सीईओ 7 दिन पहले, अंकेक्षण प्रारंभ होने के 7 दिन पहले किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को, है ना, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, इन लोग को पूरे दस्तावेज 7 दिन पहले प्रोवाइड कराएगा। और नहीं प्रोवाइड कराया तो जनपद पंचायत के ऊपर, सीईओ के ऊपर कार्रवाई बैठ जाएगी। 7 दिन पहले देना है। ठीक है। और उसी दस्तावेज के आधार पर क्या किया जाएगा? अंकेक्षण किया जाएगा। याद रखिए, सामाजिक अंकेक्षण दल में गांव का कोई आदमी नहीं रहेगा। जिस गांव में अंकेक्षण हो रहा है, उस गांव का कोई आदमी सामाजिक अंकेक्षण दल में नहीं रहेगा। धारा 4 तक पहुंच गए क्या? दस्तावेज प्रदान करना। अब आते हैं कार्यक्रम अधिकारी। कौन होता है? जनपद पंचायत सीईओ। कितने दिन पहले उसको डॉक्यूमेंट देना है? कितने दिन पहले डॉक्यूमेंट देना जरूरी है? 7 दिन पहले। नहीं देगा तो कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया राज्य में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। हाँ भाई, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या है? एक स्वशासी संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया निर्धारित करती है। पहला तो सही है। कार्यक्रम अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत। कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? सीईओ जनपद पंचायत। योजनाओं की सभी क्रियान्वयन एजेंसियों की अपेक्षित जानकारियां सामाजिक अंकेक्षण आरंभ होने की तिथि से कम 15 दिन पूर्व प्रदान करेगा। 15 दिन पूर्व नहीं भैया, 7 दिन पूर्व देना जरूरी है। कितने दिन पूर्व देना जरूरी है? 7 दिन पूर्व पूरे डॉक्यूमेंट देगा ताकि उसको ऑडिटिंग कर सके। तो इसमें क्या है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो दोस्तों, आज का ये आपका टॉप 35 क्वेश्चन जिसमें सामाजिक अंकेक्षण को शामिल किया गया है। ठीक है। कृषि के भी क्वेश्चन है, पंचायती राज के भी क्वेश्चन है। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है। 4 धारा तक पढ़ चुके हैं। अगले सीरीज में इसकी पूरी 15 धारा को अपन कवर करेंगे। कैसा लगा आपको ये सीरीज जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपको पूरा रिप्लाई किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों का रिप्लाई नहीं हो पाता या नहीं देख पाते, लेकिन जब भी देखते हैं या तो वीडियो के द्वारा या कमेंट में आपको रिप्लाई किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस किया, मान लो कहीं डाउट है, कुछ छूट रहा है और उसका नहीं मिल रहा है उत्तर या नहीं जवाब मिल पा रहा है, तो उसको थोड़ा रोक के दूसरी चीजें पढ़ो। समय बर्बाद मत करो, समय बहुत अमूल्य है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कैसा लग रहा है पढ़ने में? क्या आपकी प्रक्रिया है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।